चलो स्क्रीन विजिबल है, देख लो एक बार अच्छे से। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। ओके। तो हम लोग का पीरियोडिक टेबल डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में स्टार्ट किए थे हम। तो एटॉमिक रेडियस वाला ट्रेंड हो गया था, उसमें एक्सेप्शंस भी हम लोग कवर कर चुके थे। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या होता है और कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं, तो वो भी हो गया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बारे में डिस्कस किए थे क्या? नो सर। नो सर। चलो तो तीसरा है हम लोग का, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर बहुत जगह देखोगे इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के भी नाम से है। तो दोनों में फर्क नहीं है, सिर्फ एक साइन का कन्वेंशन होता है, वो हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वाले में बताए थे। वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। तो एक्चुअली वो चेंज इन एनर्जी होता है, ठीक है। एंथैल्पी बेसिकली क्या हुआ? चेंज इन एनर्जी। मतलब जैसे आयनाइजेशन एनर्जी के केस में अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे क्या हुआ था, हमको पता है कि वहां पे हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग वो एनर्जी देना पड़ रहा है। तो इनिशियली जो एनर्जी था उस आइसोलेटेड गैसेस एटम का, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो एनर्जी बचेगा उसका, तो उन दोनों स्टेट का जब हम लोग डिफरेंस लेंगे ना, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो वही एक्चुअली में एंथैल्पी होता है। तो चेंज इन एनर्जी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ, ठीक है ऐसे लिख लेना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये जस्ट उसका उल्टा है, आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द outermost shell of an isolated gaseous atom। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ठीक है, यहाँ भी आइसोलेटेड गैसियस एटम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का वहाँ चेंज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज है, लेकिन जरूरी नहीं हर केस में एनर्जी रिलीज ही होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन जैसे ही हम लोग कर रहे हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ठीक है, तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा वहां पे, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, तो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मान लो एक्स है, ये गैसियस एटम है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा? एनायन एक्स माइनस गैस, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं नोट करके, कि इलेक्ट्रॉन गेन जो है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें हम लोग लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द ease with which an atom adds an electron to form an anion, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू से, उसके वैल्यू को ऑब्जर्व करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली वो वैल्यू क्या बताता है, कि वो बताता है कि कोई भी एटम जो है कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बना सकता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच एन एटम
adds an electron to form an anion। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है ना, जरूरी नहीं है कि हर केस में इलेक्ट्रॉन का गेन जो है वो एनर्जी रिलीज ही करेगा। कहीं कहीं देखोगे किसी किसी एटम के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और बहुत सारे एटम्स के केस में देखोगे कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और एनर्जी वो रिलीज करता है। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस एप्लीकेबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन जो होता है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है जहां पे एनर्जी रिलीज हो, और एंडोथर्मिक भी हो सकता है जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, वो नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन मे बी आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होना है, एक्सोथर्मिक होना है या फिर एंडोथर्मिक। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे देखो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हेलो हेलो, Yes, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? yes, sir. ओके, चलो तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं देखो कि इलेक्ट्रॉन का गेन जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वो एलिमेंट है, किस टाइप के एलिमेंट में हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है, हम लोग व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो किसी भी एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं और वहां पे एनर्जी का अगर रिलीज हो रहा है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा इस केस में, उसका वैल्यू जो आने वाला है वो नेगेटिव वैल्यू आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, और एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो जब चेंज निकालोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो देखोगे कि फाइनल एनर्जी अगर कोई भी एटम अगर रिलीज कर देगा, तो रिलीज करेगा तो फाइनल एनर्जी उसका इनिशियल से कम हो जाएगा। तो जब हम लोग डिफरेंस लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो देखोगे वो नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि किसी भी एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और वहां पे अगर एनर्जी का रिलीज हो रहा है, मतलब वो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसमें बोल सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा उस केस में, नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, वेयर एज व्हेन एनर्जी इज नीडेड, या फिर एनर्जी इज रिक्वायर्ड लिख सकते हो, ये एंडोथर्मिक वाला केस हो गया। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू add an electron to the atom, then the electron gain enthalpy is positive। enthalpy is positive, ये ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन जो होगा, ये ध्यान रखना, डिफाइन तो किया जाता है कि एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि हम लोग आइडियल केस एज्यूम कर रहे हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि एनर्जी रिलीज होना चाहिए, लेकिन हर केस में वो एनर्जी रिलीज नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का गेन जो होता है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड जो रहेगा ना वो सेम रहेगा, बट साइन में फर्क होता है। ठीक है, ये जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखोगे ई ए से रिप्रेजेंटेड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज इक्वल टू
नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, बट साइन डिफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ध्यान देना। और ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी एनर्जी से ही रिलेटेड है, एनर्जी वाला ही टर्म है। तो इसका भी यूनिट्स देखोगे, ये भी किलो जूल पर मोल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेड होते हैं, या फिर देखोगे किलो कैलोरी पर मोल में, क्योंकि बहुत लार्ज वैल्यू इसमें रिलेटेड होते हैं ना, लार्ज वैल्यू इसमें इन्वॉल्व है, लार्ज एनर्जी इन्वॉल्व होता है, इसलिए किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में भी देखोगे। तो यूनिट्स जो है इसका सेम, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट देख रहे थे हम लोग, वैसे ही किलो जूल पर मोल हो गया या किलो कैलोरी पर मोल हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, या फिर जूल पर मोल में भी देखोगे, ये सारा इसका यूनिट है। एनर्जी वाले ही यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें भी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इससे रिलेटेड, यहाँ पे ये बताना कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एडिशन, किसी भी एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एडिशन टू एन एटम इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब ये फिजिबल या फेवरेबल कंडीशन हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन है उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एक तरह से इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। तो जब हम लोग ये केस ले रहे हैं, केस वन, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एडिशन टू एन एटम इज एक्सोथर्मिक, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन अगर है, तो उसमें देखोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये डेल्टा एच जो है ये एंथैल्पी डिपेंड कर रहा है। डेल्टा एच जो है ना, ये एंथैल्पी का साइन होता है, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी। और ये इलेक्ट्रॉन गेन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन, तो ये चेंज इन एंथैल्पी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ये डिनोट कर रहा है। तो अगर मान लो ये क्या लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन एडिशन जो है एटम में अगर एक्सोथर्मिक होगा तो उसका डेल्टा एच का साइन क्या होने वाला है, ये डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन ये नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होता है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए का वैल्यू क्या आएगा इस केस में, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन एडिशन किसी भी एटम में फेवरेबल है, मतलब एक्सोथर्मिक है, तो देखोगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और दूसरा केस हम लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एडिशन टू एन एटम इज एंडोथर्मिक, ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है वो एंडोथर्मिक है, मतलब अब वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशन हो गया इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा एच जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। और इस केस में देखोगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या, अनफेवरेबल कंडीशन अगर है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फेवरेबल कंडीशन है अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। बात समझ आया, यस और नो? हेलो, Yes, sir. चलो, तो इतना लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड बस डेफिनेशन वाला पार्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि इधर वो फेवरेबल कंडीशन है या फिर अनफेवरेबल है। फेवरेबल या अनफेवरेबल जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है कि वो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा है या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, उसके बेसिस पे
फेवरेबल या अनफेवरेबल हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो केसेस बन रहे हैं, तो ये दोनों केसेस का हम यहाँ पे दोनों केसेस को रिप्रेजेंट कर दिए। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लोग इसके फैक्टर्स पे जाएंगे, कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके बाद इसके ट्रेंड को पढ़ना है। लिख चुके हो सब लोग? लिख चुके हो इतना तक? Yes, sir. बाकी लोग सबका हो गया? यस सर। चलो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन वाला पार्ट हम लोग कर लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होगा वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन कहाँ होने वाला है, आउटर मोस्ट सेल में ही होने वाला है। जैसे मान लो किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आउटर मोस्ट सेल हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये मान लो आउटर मोस्ट सेल है, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल दोनों कहाँ से होता है, आउटर मोस्ट सेल से ही होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर मोस्ट सेल में ही आएगा। ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल है, तब जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको ऐड करना है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से ऐड होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होगा, वो कौन कौन से दो फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ऐड होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमको आउटर मोस्ट सेल में ऐड कराना है, तो ये इस पे दो फोर्सेस, दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं। एक क्या फोर्सेस एक्ट करेगा कि न्यूक्लियस का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस पे काम करने वाला है। और दूसरा जो है अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारा इनर शेल है, तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के, ये सारे मिलके क्या करेंगे, उस एक इलेक्ट्रॉन का जो ऐड कर रहे हैं उसको रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कि वो एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा आसानी से या नहीं करेगा, तो इन दोनों फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जितना ज्यादा उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से ऐड हो रहा है वो उतना ही फेवरेबल कंडीशन होगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एक कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स पे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इनर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन की बात करें, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके रिपल्सन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, या फिर वैलेंस सेल में ऑलरेडी पहले से कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वैलेंस सेल में जिस शेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है उस शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से होंगे ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये वैलेंस सेल है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भी मिलके क्या करेंगे, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल भी तो करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है और उन पे नेगेटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्जेस होने की वजह से वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कि अगर ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन अगर कंसिडर करोगे, तो ये रिपल्सन अगर हम लोग कंसिडर करें, इसके बेस सिर्फ रिपल्सन के बेसिस पे अगर हम लोग बोलना चाहें, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम लोग उस उनके रिपल्सन के टर्म में बात करें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके किसके बीच में, फोर्स ऑफ
फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होने वाला है, ये रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स पे जो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स पे ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लग रहा होगा, उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उस एटम में। लेकिन जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू वैलेंस शेल का लग रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन पे, तो उतना ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन के एडिशन को वो उतना डिफिकल्ट बनाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है किसी भी एटम में, वो मेनली दो टाइप के फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों में जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, वो उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा या घटेगा, वो कौन डिसाइड करेगा। तो वो डिसाइड कैसे होगा, इन दोनों फोर्सेस में जो ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर गया, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका हाई हो जाएगा। और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट कर गए, तो वहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना है या लो होना है, वो डिसाइड कौन करेगा, तो ये दोनों फोर्सेस में जो भी डोमिनेट करेगा उनके बेसिस पे वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम लोग इस फॉर्म, मतलब इस एक्सप्लेनेशन को यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब एक्सेप्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसी एक्सप्लेनेशन को यूज करके उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे बताएंगे। चलो और भी कुछ कुछ फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो हम कुछ कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम लोग बताना कि ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा या इनवर्सली इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर हम लिख रहे हैं साइज ऑफ द एटम या एटॉमिक साइज। ये बताओ एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। सर इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एटॉमिक साइज जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स आउटर मोस्ट सेल पे क्या होगा, उतना ज्यादा लग रहा होगा। और न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर सकता है। और जितना बड़ा साइज होगा, हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, उतना कम होगा उसका, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा उसका, कम होगा। तो ये हो गया, पहला हो गया, पहला फैक्टर जो है ये साइज ऑफ द एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक साइज अगर जितना ज्यादा होगा, तो उसमें देखोगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा। सेकंड फैक्टर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये तो साइज से ही रिलेट कर सकते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताओ। डायरेक्टली। डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज्यादा न्यूक्लियर
हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है आयुष? हेलो, Yes, sir. आ रहा है आवाज या नहीं आ रहा है बताओ? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, 1 मिनट रुको। स्क्रीन दिख रहा है? देखो तो, अभी स्क्रीन दिखा? यस सर। ओके, चलो तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इफेक्ट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, ये ऑलरेडी हमको पता है, पहले से पढ़ रखे हैं हम लोग कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है देन द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो जिन जिन एलिमेंट्स का, देखो वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल के केस में भी हम लोग बात किए थे, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, और इलेक्ट्रॉन एडिशन के केस में भी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। 1 सेकेंड रुकना तो प्लीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड क्या है, ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है एज कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर हम लोग किसी हाफ फील्ड, कोई भी एटम है जिसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है, तो उस हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जैसे मान लो नाइट्रोजन वाला केस है, ठीक है, वो वहां पे भी एक्सप्लेन किए थे। तो ये 1s2 2s2 ये 2p3 होता है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमको पता है, ये 2p3 है। तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या जाएगा, टू के पी में ही जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे हम लोग तो बताओ, 2 के पी ऑर्बिटल में ही जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, मान लो प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। तब बताओ P3 और P4, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, बताओ तो। P3 और P4 में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है? P3। P3। तो अगर P3 मोर स्टेबल है तो कभी भी ये नाइट्रोजन का एटम जो है वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके P4 में जा पाएगा क्या, आसानी से जाएगा, बोलो? नहीं जाएगा ना, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी उसका कम हो जा रहा है। ऑलरेडी वो पहले से ही स्टेबल था, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अनस्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी अपना वो कम थोड़ी ना करना चाहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि आयन जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उन सभी कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूवल भी डिफिकल्ट होता है और इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। समझ रहे हो, दोनों ही केसेस में उसका स्टेबिलिटी कम हो रहा है। तो इसलिए जो भी हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो मोर स्टेबल हैं, तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आसानी से, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इन सभी केसेस में देखोगे वैसे एटम्स जिसका कॉन्फ़िगरेशंस जो है हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड है, उनका देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखोगे लो होता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। समझ रहे हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, इसलिए वो कभी भी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए देखोगे उन सभी एटम्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होगा वो लो होता है। समझ में आ गया बात? यस और नो? क्लियर है? सारे फैक्टर्स देख लो एक बार। ये मोर और लेस हम लोग बोल सकते हैं ये सारे फैक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर चुके हो उसको? बोलो जल्दी से। सर फुलफिल्ड सिर्फ नोबल गैस के केस में होगा ना? फुल्ली फिल्ड नोबल गैस के केस में? सिर्फ नोबल गैस के केस में कैसे होगा?
और नहीं है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन? ग्रुप नंबर 2 देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, जैसे बेरिलियम हो गया ना, ये भी तो फुल्ली फिल्ड है, 1s2 2s2 है या नहीं? सर तो फिर नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या फिर रिमूव होगा? क्या बोल रहे हो? नोबल गैस? सर उधर इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव होगा फिर? नोबल गैस में तो यस बताए सर। तो थे वो, जिसका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देख, ऐड या रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं, एनर्जी बहुत ही ज्यादा लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन एडिशन या रिमूवल नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल एनर्जी पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत एक्सेप्शनल ज्यादा लार्ज, एक्सेप्शनली लार्ज एनर्जी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो वहां पे एनर्जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो वो मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल हम लोग केस कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर बहुत ही लार्ज वैल्यू वहां पे, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर वहां पे ऐड करने जा रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे देना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल कंडीशंस में वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए उसको, बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में, जनरल ट्रेंड देख लेते हैं, ठीक है। जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। चलो, तो जनरल ट्रेंड ऑलरेडी तुम लोग को पता होगा, हम लोग दो तरीके से जनरल ट्रेंड चेक करते हैं। एक होता है अलोंग द पीरियड, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड हम लोग मूव करते हैं, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसमें खुद बताओ तुम लोग, ऑन मूविंग फ्रॉम, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज या डिक्रीज, क्या होना चाहिए, जनरल ट्रेंड बताओ। व्हाट शुड बी द जनरल ट्रेंड? हेलो, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increase. इंक्रीजेस, ठीक है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये जनरल ट्रेंड है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ये घटना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड है, तो जनरल ट्रेंड से तो क्वेश्चन आना ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस, क्योंकि एक्सेप्शंस इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस यहाँ पे पीरियड में भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस देखा गया और ग्रुप में भी देखा गया, ठीक है। तो दोनों में हम लोग एक एक करके देखते हैं एक्सेप्शंस। तो मेनली सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस इन ग्रुप, ग्रुप में कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस देखने को मिलता है इसमें। तो मेनली ग्रुप में देखा गया है ना एक्सेप्शंस, इसमें मेनली पी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप्स में देखा गया है, ठीक है। पी ब्लॉक वाला जो ग्रुप है, उसमें देखोगे मेनली जो ग्रुप नंबर 14, 15, 16 और 17 है, ठीक है। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर लिख रहा है 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 ये पी ब्लॉक, ये सारा पी ब्लॉक का ग्रुप्स है। तो ग्रुप नंबर 14 देखोगे, ग्रुप नंबर 14 का पहला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, है ना। ग्रुप नंबर 15 का पहला एलिमेंट कौन सा है बताओ। Phosphorus. फर्स्ट एलिमेंट फॉस्फोरस है ग्रुप नंबर 15 का, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। Nitrogen. ग्रुप नंबर 16 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, Oxygen. ठीक है। ग्रुप नंबर 17 का फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन। तो इन सभी ग्रुप्स में मेनली एक्सेप्शंस देखा गया, क्या एक्सेप्शन है,
तो इन सभी ग्रुप्स के लिए एक्सेप्शन ये है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड एलिमेंट जो है, इन सभी ग्रुप्स में जो सेकंड एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये फर्स्ट एलिमेंट से हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है? कब से नहीं आ रहा था? Sir, अभी कट हुआ था 1 मिनट। अच्छा चलो, बार बार कट क्यों हो जा रहा है? देखो अभी ठीक है। अभिषेक आवाज आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। देखो तो ये एक्सेप्शंस देखने को मिलता है, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड एलिमेंट का जो है वो ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? सारे केसेस में एक्सप्लेनेशन सेम है, हम किसी एक को एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो इस केस में ग्रुप नंबर 17 के केस में देखते हैं। तो ये जो केस सेकंड एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 में जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन है और सेकंड एलिमेंट क्लोरीन है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्लोरीन का ग्रेटर है देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। जबकि नॉर्मल ट्रेंड से ये क्या होना चाहिए था? नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्लोरीन का कम होना चाहिए था, घटना चाहिए था, बट यहाँ पे क्लोरीन का इंक्रीज कर गया। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बस एक्सप्लेनेशन वही है। ठीक है। देखो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के केसेस में तुम लोग को बताए थे अभी, ये जो एक्सप्लेनेशन था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है ना, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कितनी आसानी से वो ऐड होगा या डिफिकल्ट होगा ऐड करना, वो इन दोनों फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि उस पे न्यूक्लियस का इन फोर्स ज्यादा लग रहा है या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लग रहा है। इन दोनों में जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा उसके बेसिस पे वो डिसाइड होगा किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों केसेस में हमको पता है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये सभी हैलोजेंस हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के हैं। तो सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब सबके आउटर मोस्ट सेल में 7 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ऑलरेडी हैं। ठीक है ना? अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर रहे हैं उस वैलेंस शेल में, तो देखोगे वो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट हैं उनका इफेक्ट, रिपल्सिव इफेक्ट जो है उस इलेक्ट्रॉन पे लगना है। अब जिस केस में ज्यादा रिपल्सिव इफेक्ट लगेगा वहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम लग रहा होगा समवॉट, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको एक्सप्लेन किया जाता है, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में तो 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम लोग साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज जो होता है, साइज ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होता है। तो जब एटॉमिक साइज हम लोग देखते हैं ना, साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज मच लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम से जब कंपेयर किया जा रहा है फ्लोरीन का साइज, तो देखा गया कि फ्लोरीन का साइज जो है यहाँ पे बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन एटम। तो अब ये बताना, अगर फ्लोरीन का साइज छोटा है
तो साइज छोटा है तो वहां पे जो 7, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस 7 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज डेंसिटी, समझ रहे हो बात? चार्ज डेंसिटी के टर्म में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चार्ज डेंसिटी अगर कंपेयर करोगे तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी किस केस में ज्यादा होगा, ये बताओ तो। फ्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा या क्लोरीन के केस में, बताओ। फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो साइज छोटा है तो वो 7 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो कम वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो? उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, और वॉल्यूम जितना ज्यादा कम होगा तो चार्ज का डेंसिटी क्या होते जाएगा, वो उतना ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा। वही एज कंपेयर टू अगर हम लोग क्लोरीन में बात करें, तो क्लोरीन का साइज जो है एज कंपेयर टू फ्लोरीन वो थोड़ा सा काफी बड़ा है। तो वहां पे देखोगे कि वहां भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसके वैलेंस सेल में, लेकिन वॉल्यूम क्या है उसका एज कंपेयर टू फ्लोरीन बड़ा है। तो वॉल्यूम बड़ा होने की वजह से क्लोरीन में जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो देखोगे वो डिक्रीज कर जाएगा। तो क्लोरीन के केस में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो कम है। एंड फ्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या होता है, जैसे कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम लोग ऐड करना चाहें तो वो ज्यादा रिपल्सन कहाँ पे फेस करेगा, किस एटम में? फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा या क्लोरीन में, बताओ। किस केस में ज्यादा रिपल्सन फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, बताओ, इन केस ऑफ क्लोरीन और इन केस ऑफ फ्लोरीन? जल्दी बताओ। फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज मच लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नहीं आ रहा है आवाज क्या? बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अभी आ रहा है सर। 1 मिनट रुक जाओ, पता नहीं क्या इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे थे क्या, साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज मच लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन एटम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द वैलेंस सेल इज मच हायर, ठीक है। मच हायर देन क्लोरीन लिख सकते हो यहाँ पे, मच हायर देन क्लोरीन, विच रिजल्ट्स इन ग्रेटर रिपल्सन on the incoming electron to be added in the outermost shell, ठीक है। hence या फिर बोल सकते हैं so the electron affinity of fluorine is less than that of chlorine। बात समझ आया? ये रीजन है। जबकि क्लोरीन में क्या करेगा, वो क्लोरीन में उतना ज्यादा वो रिपल्सन एक्सपीरियंस नहीं करेगा जितना ज्यादा रिपल्सन वो फ्लोरीन एटम में एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है वो फ्लोरीन में डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
जबकि क्लोरीन में एज कंपेयर टू फ्लोरीन अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन एटम में आसानी से इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो सकता है, ठीक है। और जितनी आसानी से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो देखोगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उतना ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम जो है वो फ्लोरीन एटम के कंपैरिजन में आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सर ऐसा एक्सप्लेनेशन। क्लोरीन और ब्रोमीन में नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है क्लोरीन और ब्रोमीन में। सर इधर भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर सेम ही है ना, और सर ब्रोमीन का सर साइज भी बड़ा हो रहा है। सब जगह हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, जहां जहां पे ये देखा गया वेरिएशन। ये देखो एक्सप्लेनेशन, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन बाद में आया है, पहले ये क्या है, प्रैक्टिकल देखा गया। ये जो डेटा है पहले डेटा से देखा गया कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आ रहे हैं। अब क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में एक्सेप्शंस नहीं आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे साइज का वेरिएशन जो है, मतलब एज कंपेयर टू वो बोला गया कि उतना ज्यादा वहां पे रिपल्सिव इफेक्ट का डिफरेंस नहीं आ रहा था, ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे पहले क्या है कि डेटा है इसके पास, पहले डेटा ऑब्जर्व किया कि कहाँ कहाँ पे एक्सप्लेनेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे थे, उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन ढूंढा गया, ठीक है, कि कैसे मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाए। तो जहां जहां एक्सेप्शंस आ रहा था उनका एक्सप्लेनेशन बाद में निकाला गया है, ठीक है। अब जहां जहां एक्सेप्शंस नहीं आ रहे थे वहां पे एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने का जरूरत है ही नहीं, वो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन सिंपली तुमको कहाँ पे बोल मांगा जाएगा, या किस केस में तुमको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, जहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा होगा वहीं उसी को तो एक्सप्लेन करोगे ना, समझ रहे हो। जहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जनरल ट्रेंड जो होना चाहिए, तो वहां पे थोड़ी हमको एक्सप्लेन करने का जरूरत है, वहां तो हम लोग जनरल ट्रेंड से एक्सप्लेन कर देंगे कि ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करना चाहिए था, तो वो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जहां जहां एक्सेप्शंस आ रहे हैं उन चीजों को एक्सप्लेन किया गया, उन चीजों के लिए एक्सप्लेनेशन ढूंढा गया कि इसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हर जगह पे इसको, इसलिए तो एक्सेप्शन है ना। अब सारे केसेस में तुम अप्लाई करोगे तो फिर एक्सेप्शन थोड़ी रह जाएगा वो, तब तो जनरलाइज करना पड़ेगा हमको, समझ रहे हो बात। यस सर। अब हर एक एलिमेंट के लिए तुम ढूंढोगे कि सर सारे एलिमेंट के लिए अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर एक्सेप्शंस ही क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सेप्शंस तो कहीं कहीं आना है ना। अब वो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है उसको एक्सप्लेन किया गया, एक्सेप्शन जब आ गया तो तब देखा गया कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, तो इस वजह से उसको एक्सप्लेन किया गया फिर। तो देखो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। अब ये जितने भी ऊपर जो भी ग्रुप्स तुम लोग को लिखाए हैं, इन सभी ग्रुप्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन, ये चारों ग्रुप्स के सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को जब कंपेयर करोगे तो एक्सप्लेनेशन सेम ही है, ठीक है। वहां पे एलिमेंट चेंज हो जाएगा बट एक्सप्लेनेशन सबका सेम है, इन्हीं की वजह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सर बोलो। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जितना हाई होगा वो उतना आसानी से गेन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये तो यहाँ पे दिखा ही, ये तो ऑलरेडी लिखा ही है ना। इलेक्ट्रॉन एडिशन जो है एक्सोथर्मिक है, फेवरेबल है, मतलब जितनी फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या है, उतना ज्यादा हाई होगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। और जितना ही अनफेवरेबल केस होगा उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसका उतना ही लो होगा, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं, जितना अच्छा जितना फेवरेबल केस होगा, मतलब जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा हाई होगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उसका। और जितना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तो देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा लो होगा या फिर उतना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। यस सर। चलो लिख लिया इसको, एक्सप्लेनेशन सबको समझ आ गया।
चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये एक्सेप्शन था ग्रुप में, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शन इन पीरियड। पीरियड में एक्सेप्शन किसकी वजह से आता है, और एक्सेप्शन इन पीरियड। तो पीरियड में एक्सेप्शन मेनली जो आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये आयनाइजेशन एनर्जी पे भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इन पीरियड एक्सेप्शंस आर फाउंड ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाईली स्टेबल electronic configurations such as that of noble gases, ठीक है, या फिर ग्रुप 2 एलिमेंट्स, इन सभी, या फिर देखोगे नाइट्रोजन लाइक एलिमेंट्स। एन लाइक एलिमेंट्स मतलब नाइट्रोजन लाइक एलिमेंट्स। तो नाइट्रोजन जैसा जिसका कॉन्फ़िगरेशंस होगा तो उसमें देखोगे मेनली उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ये सभी हम जितने भी टाइप्स लिख रहे हैं, नोबल गैसेस या फिर ग्रुप 2 या फिर नाइट्रोजन लाइक एलिमेंट्स, तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे ना, तो ये या तो हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होने वाला है। तो अगर हम लोग मान लो जैसे सेकेंड पीरियड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, इसको ग्राफ के थ्रू हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर पीरियड 2 अगर हम लोग शो कर रहे हैं, पीरियड 2 में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये ग्राफिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, ये वाई एक्सेस है हमारा और ये एक्स एक्सेस है। पीरियड 2 के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये हो गया, इधर है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लिए जेड एटॉमिक नंबर, और वाई एक्सिस पे लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ई ए का वैल्यू। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ देखो वेरिएशन कुछ पीरियड 2 के एलिमेंट्स का, सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम। मान लो लिथियम यहाँ से स्टार्ट हुआ Li, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ है यहाँ पे वैल्यू। अब हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे बस इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसा वेरिएशन आएगा, क्योंकि जनरल ट्रेंड क्या है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस बताओ, सॉरी एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में, इंक्रीज करना चाहिए था, वो पूरा यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना चाहिए था, बट यहाँ पे वेरिएशन देखो किस टाइप का आ रहा है। लिथियम का देखो यहाँ पे है। इसके बाद बेरिलियम के केस में हम लोग देख रहे हैं, तो बेरिलियम का देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये घट गया। तो लिथियम से जब बेरिलियम जा रहे हैं, ठीक है, लिथियम से जब हम लोग बेरिलियम की तरफ जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होके ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो नेगेटिव चला गया, ये बेरिलियम है। फिर बेरिलियम से जब बोरोन गए तो बोरोन के केस में ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ मान लो बोरोन है। फिर बोरोन से जब कार्बन गए तो यहाँ भी देखो इंक्रीज हुआ, ये कार्बन हो गया। फिर कार्बन से नाइट्रोजन गए तो नाइट्रोजन के केस में भी ये देखो डिक्रीज होने का मिला, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज हो गया। अब इसके बाद नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन की तरफ गए तो ऑक्सीजन की तरफ देखो ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीजन से जब फ्लोरीन गए हम लोग, तो फ्लोरीन के केस में भी देखा गया इंक्रीज हुआ। और जब फ्लोरीन से हम लोग, सॉरी, फ्लोरीन से जब हम लोग, लास्ट एलिमेंट कौन सा है इस पीरियड का बताओ, नियॉन। नियॉन। तो फ्लोरीन से जब नियॉन गए ना, तो नियॉन का देखा गया कि ये बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, एक्सेप्शनल डिक्रीज यहाँ पे देखा गया, ठीक है, ये कुछ। और हाईली नेगेटिव वैल्यू आया था इसका, बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो ये नियॉन आ गया। तो देख रहे हो ट्रेंड कैसा आ रहा है, मतलब जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें
तो एटॉमिक रेडियस क्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए था, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना चाहिए था लेफ्ट टू राइट जाने पे। बट देखो ये वेरिएशन कुछ इस टाइप का इरेगुलर टाइप का वेरिएशन आ रहा है। तो मेनली देखो इंक्रीज कर रहा है, 3 जगह पे हमको एक्सेप्शंस देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ, एक बेरिलियम के केस में, एक नाइट्रोजन के केस में और नियॉन के केस में। अब इन तीनों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं, ये बताओ। ये तीनों एलिमेंट के केस में एक्सेप्शंस जो आ रहे हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख के देखो। बेरिलियम का 1s2 2s2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, और नियॉन नोबल गैस है तो ये 1s2 2s2 और 2p6 हो गया। अपने आप जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे देखोगे क्या आएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो, तो अपने आप एक्सप्लेन हो गया। यस और नो? बोलो, समझ आया या नहीं? यस सर। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों लो क्यों है, या फिर नेगेटिव भी क्यों जा रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा आसानी से, तो देखोगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, वो लो आएगा। तो इसलिए ये ध्यान देना, पीरियड में मेनली जो एक्सेप्शंस आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आते हैं, और ग्रुप में जो एक्सेप्शंस आया वो ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये मेजर एक्सेप्शंस हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ जो भी हम लोग ग्राफ प्लॉट किए हैं ना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, समझ रहे हो, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने का। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की बात किए थे ना, पहला दूसरा तीसरा, I1 I2 I3, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में भी हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है X, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये क्या बनाया X माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 क्या हो जाएगा कि ये X माइनस गैस जो है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये X2 माइनस, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो गया 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना किसी भी एलिमेंट का, जो पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ये EA1 का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। कि पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका हाई है या लो है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। बट यहाँ पे जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, हाईएवर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग EA2 EA3 EA4, ठीक है, इस तरह का जो सक्सेसिव आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है, ये देखोगे आर ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज addition of an electron to a negatively charged species is always unfavorable। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बात समझ आया तुमको, सबको ये पॉइंट समझ आया या नहीं? पहला जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो कर रहे हैं हम लोग, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग कि वो कैसा केस है, फेवरेबल केस है या अनफेवरेबल केस है, वो उस एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो पहला वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। ठीक है, अब एक बार अगर वो एटम एनायन बन चुका है, अब उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे ना, तो एनायन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन जब भी करोगे
तो वो केस जो है हमेशा अनफेवरेबल केस होगा, ठीक है। इसलिए बोला गया कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के जो वैल्यू होंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होगा हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इज ऑलवेज अनफेवरेबल, ठीक है। ये बात समझ आ गया सबको? ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? हेलो, सर क्यों अनफेवरेबल होता है? बता तो चुके हैं, रीजन तो खुद लिख ही चुके हैं ना यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन तुम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में कर रहे हो, तो सोच रहे हो कितना ज्यादा रिपल्सन होगा। ऑलरेडी उसके पास वो एनायन बन चुका है, ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज है, और उसमें हम लोग एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो कभी भी कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वो आसानी से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड होने देगा क्या? ये बताओ। कभी भी वो आसानी से अपने आप एक्सेप्ट करना चाहेगा उस इलेक्ट्रॉन को? बोलो। नो सर। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है तो वो फेवरेबल कंडीशन होगा या अनफेवरेबल होगा? अनफेवरेबल। तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या हुआ कि वो, अगर हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे, तब हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा हमको देना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और हाईली एंडोथर्मिक है मतलब क्या हुआ, वो अनफेवरेबल केस हो गया हमारे लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में वो अनफेवरेबल हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखोगे वो बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये सारा था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। और कुछ पूछना है इसमें देख लो एक बार, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देख लो अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें, सो दे कैन आस्क। इसका डेफिनेशन, ठीक है, जनरल ट्रेंड कैसे वेरी कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस, मेजर एक्सेप्शंस मिलता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो सारा चीज हो गया। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ये सारा चीज था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। सर बोलो। सर एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी के बारे में फिर से बता दो। बताए तो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन। गेन एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी जब भी यूज करोगे ना, वो एनर्जी का चेंज है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो फाइनल एनर्जी होगा एटम का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एडिशन से पहले जो इनिशियल एनर्जी था, जब उन दोनों का डिफरेंस लोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल जो एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं, वो एंथैल्पी है, ठीक है। तो एंथैल्पी बेसिकली एनर्जी का चेंज है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो लिखाया गया है कि अगर मान लो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो एनर्जी रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एडिशन होने के बाद एनर्जी अगर वहां से रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, वो प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो फाइनल जो एनर्जी होगा उसका, वो इनिशियल वाले एनर्जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम होगा या नहीं, बताओ। यस सर। तो जब डिफरेंस लोगे, जब भी हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो जब एनर्जी का डिफरेंस लेंगे हम लोग, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वो क्या आने वाला है, नेगेटिव ही आएगा ना। फाइनल कम है इनिशियल वाले से, तो ओवरऑल जब चेंज निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे यही चीज है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है उस प्रोसेस में, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कहीं भी किसी भी एटम में अगर हमको एनर्जी देना पड़ रहा है तब जाके वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन का अंतर होता है, ठीक है। साइन में वो डिफर करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन डिफर करेगा। समझ आया बात?
सर एनर्जी जो रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा और जो डिफरेंस होगा वो गेन एंथैल्पी। हाँ, एंथैल्पी वाला जो टर्म आएगा ना वो हमेशा हम लोग डिफरेंस लेते हैं उसमें, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और सर जो एनर्जी रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यस और नो? कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है या फिर कितना एनर्जी चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है ना, ये बताओ। यस सर। तो वही चीज तो है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डेफिनेशन थोड़ा सा बोलने का अंतर है। एंथैल्पी जहां पे यूज कर रहे हैं मतलब वहां हम लोग डिफरेंस के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? एंथैल्पी जहां भी यूज करेंगे हम लोग चेंज ले लेंगे, एनर्जी चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। वैल्यू तो दोनों का सेम ही रहना है, मैग्नीट्यूड सेम रहना है, साइन का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो और कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चंस तो हम लोग बनाए इसके, आयनाइजेशन एनर्जी वाले क्वेश्चंस ट्राई किए बुकलेट से? यस सर। चलो तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों का तुम लोग ट्राई कर लेना, दोनों को हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी वाला भी और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये बुकलेट से तुम लोग इसको ट्राई कर लेना, ठीक है, दोनों वाला। तो ये ट्राई करके रखो, इसको अगले क्लास में हम इसको ये वाले पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, दोनों दोनों टॉपिक हमारा हो गया है, तो इसको ट्राई करके रखो, फिर इसको अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करना है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर सकते हो उससे रिलेटेड। तो अभी के लिए तुम लोग आयनाइजेशन एनर्जी और उससे पहले जो जो नहीं किया एटॉमिक रेडियस वाला भी कर लेना, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करके रखो। जो भी डाउट होगा हम उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और साथ साथ प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते जाओ, क्योंकि इसमें देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि कैलकुलेशन तो करना नहीं है, बस सारा थियोरेटिकल चीजें हैं। तो फास्ट फास्ट अलग अलग मतलब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं जल्दी जल्दी इसको कर सकते हो आसानी से। तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना तुम लोग, लास्ट 10 इयर्स एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ही लेना, 2010 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस। और अभी जो रिसेंट हो रहा है जेई मेंस का, उसका भी पेपर तुम लोग को मिल ही जाएगा। देखे हो या नहीं, तुम लोग क्वेश्चंस देखते हो? अभी जो जेई मेन का पेपर चल रहा है, देखे हो कोई? सर एग्जाम तो आज ही है ना? क्या? सर एग्जाम आज है ना? आज थोड़ी है वो, 4 5 डेट पे हो रहा है ना वो, 2 3 पेपर, 2 3 तो हो ही भी गया, 2 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है ना। यस सर, आज थर्ड पेपर है। तो पेपर वहां भी तुम लोग देखो, वो सारा आ जाता है नेट पे, मिल जाएगा तुम लोगों को। तुम लोग कुछ देखते ही नहीं हो प्रीवियस, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर 2010 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस ट्राई करो एटलीस्ट, इम्पोर्टेंट है वो। नहीं सॉल्व करोगे तो फिर आइडिया नहीं लगेगा किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में। डायरेक्ट सोचोगे कि हम एग्जाम में ही बनाएंगे, वो डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ भी नया क्वेश्चन अगर एग्जाम में तुम डायरेक्टली देखोगे तो वहां पे दिमाग लगाना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ना। तुम सोचोगे वहीं पे बनाने लगेंगे तब तो आधा घंटा तुम्हारा एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा, तो बाकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस करके जाओ पहले से, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चलो बना के रखो, ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ओके फाइन, तो आज के लिए इतना ही एंड करते हैं, बाकी अगली क्लास में।